गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। रसायनोपीडिया यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष झालानी और आज अपन पढ़ेंगे हेलो एल्केन हेलो एरीन का लास्ट टॉपिक पॉली हेलोजिनेटेड कंपाउंड। तो देखिए, ये जो टॉपिक है, शुरुआत करने से पहले अपन थोड़ा सा इसकी जो इम्पोर्टेंस है उस पर बात कर लें। तो ये टॉपिक जो है 12वीं के हिसाब से तो इसमें दो टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं, जो DDT का है, दूसरा है क्लोरोफॉर्म का। और यदि कंपटीशन के हिसाब से देखा जाए तो ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो जो स्टूडेंट्स कंपटीशन 12वीं के साथ कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो उसको ध्यान से पढ़ना। वैसे 12वीं वालों के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है, क्योंकि उसमें भी एक दो बार प्रश्न पूछे जा चुके हैं। तो देखिए, अपन स्टार्ट करते हैं पॉली हेलोजिनेटेड कंपाउंड से, और इसमें अपन पढ़ेंगे सबसे पहला है CH2Cl2 डाइक्लोरोमेथेन, दूसरा है क्लोरोफॉर्म CHCl3, तीसरा है अपने आइडोफॉर्म CHI3, चौथा है अपने CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड, पांचवा टॉपिक है अपने CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड, पांचवा टॉपिक है अपने DDT, और लास्ट टॉपिक है अपने छठा टॉपिक है वो है फ्रेऑन। ये लीजिए, ये अपने टॉपिक हैं जो अपन इस लेसन के अंतर्गत पढ़ेंगे, जिसमें DDT का और क्लोरोफॉर्म का थोड़ा कॉम्पिटिटिव अप्रोच भी मैं साथ के साथ में बता दूंगा। देखिए, अब सबसे पहले अपन बात करते हैं डाइक्लोरोमेथेन या मैथिलीन क्लोराइड की। तो देखिए क्या होता है ये। तो देखिए, सबसे पहला कंपाउंड है अपने डाइक्लोरोमेथेन, जिसको अपन मैथिलीन क्लोराइड भी कहते हैं। अब इसकी अपन सबसे पहले बात करते हैं उपयोग की, या अपन लाभ या हानि दोनों के रेस्पेक्ट में बात करेंगे, इससे क्या फ़ायदा है और क्या नुकसान है। तो सबसे पहला है डाइक्लोरोमेथेन को विलायक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, और विलायक में भी यदि अपन बेसिकली बात करें तो ये औषधियों में, जो मेडिसिन वगैरह है उनमें, औषधि में, और दूसरा ये जो मेटल वगैरह होते हैं उनकी धातुओं की सफाई में व फिनिशिंग में इनको विलायक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। किसको? डाइक्लोरोमेथेन को फिनिशिंग में इनमें विलायक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। फिर दूसरा है एरोसोल में प्रणोदक के रूप में। प्रणोदक क्या होता है? ईंधन के रूप में कार्य करता है ये, और ये एरोसोल बनाता है फिर वहाँ पर। तो एरोसोल में प्रणोदक के रूप में कार्य करता है। एरोसोल एक प्रकार का कोलाइडी विलयन है। अब बात करते हैं अपन इसके नुकसान क्या हैं। तो डाइक्लोरोमेथेन का सबसे जो नुकसान है वो है ये केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम को नुकसानी पहुँचाता है। दूसरा नुकसान क्या है? ये सुनने और देखने की क्षमता में क्या करता है? यदि वायु के संपर्क में आते हैं तो ये सुनने, लगातार संपर्क में आने पर सुनने व देखने की क्षमता में क्या रहती है? इससे कमी आ जाती है। त्वचा वह आँखों में क्या करता है? ये तीव्र जलन पैदा कर देता है यदि अपन इसके लंबे संपर्क, मतलब संपर्क में सीधे आते हैं। और देखिए, इसमें जो ये इतना हानिकारक होता है कि आँख के सीधे संपर्क में आने पर ये कॉर्निया को भी जला देता है। तो ये अपने आप में क्या हो गया? एक बहुत हार्मफुल इफेक्ट हो गया, तो ये ध्यान रखना। फिर है वायु के संपर्क में आने पर हाथ पाँव में सनसनी व जड़ता उत्पन्न कर देता है, और यदि वायु के संपर्क में आता है तो ये सिमितली भी आना, जी घबराना जैसी शिकायतें हो जाती हैं। तो ये अपने हो गया डाइक्लोरोमेथेन या मैथिलीन क्लोराइड का उपयोग या नुकसान क्या है अपने सिस्टम पर। तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, फिर अपन आगे नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं इसमें, क्लोरोफॉर्म। तो देखिए, दूसरा टॉपिक है अपने क्लोरोफॉर्म, और क्लोरोफॉर्म में अपन उपयोग और हानि की जगह इस तरीके से पढ़ेंगे इस पर महत्वपूर्ण बिंदु, क्योंकि इसमें जो 5-6 टॉपिक हैं वो अपने आप में इंपॉर्टेंट है, वहाँ से सबसे प्रश्न बनते हैं, तो अपन उनको महत्वपूर्ण बिंदु के रूप में पढ़ेंगे। सबसे पहला जो इसका महत्वपूर्ण है उपयोग है वो निश्चितक के रूप में या एनेस्थेटिक के रूप में इसको प्रयुक्त किया जाता था। अब वर्तमान में इसके स्थान पर ईथर व अन्य विलायकों को लिया गया है। क्यों लिया गया है? क्योंकि इसके क्लोरोफॉर्म के लगातार संपर्क में आने पर ये क्या करता है? सिर दर्द, थकान, बेचैनी पैदा कर देता है, क्योंकि इसकी जो वाष्प होती है क्लोरोफॉर्म की वो विषैली प्रकृति की होती है। इस कारण से वर्तमान में इसका उपयोग निश्चितक के रूप में नहीं किया जाता। फिर दूसरी बात, निश्चितक क्या होता है? तो शल्य क्रिया में निश्चितक का प्रयोग करते हैं जिससे दर्द का अनुभव नहीं होता, उसको अपन एनेस्थेटिक या निश्चितक कहते हैं। अब बात करते हैं अपन विलायक के रूप में, सेकंड जो इसका उपयोग है, तो क्लोरोफॉर्म का विलायक के रूप में भी प्रयुक्त किया जाता है। और यह है कौन से विलायक? वसा, मोम
और रबर आदि के विलायक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। फिर तीसरा जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको ढंग से ध्यान रखना कि ये प्रकाश के संपर्क में आने पर ऑक्सीकृत होकर के फॉस्जीन बना देता है। और फॉस्जीन क्या है? एक विषैली गैस है। तो देखो उसको अपन रिएक्शन में पढ़ते हैं किस प्रकार से है ये। तो क्लोरोफॉर्म CHCl3 और प्रकाश की उपस्थिति में वायु के द्वारा ऑक्सीकृत होकर के, ये लीजिए, और ये एक विशेष प्रकार की गैस जिसको अपन कहते हैं फॉस्जीन COCl2, या इसको COCl2 के रूप में भी लिख सकते हैं ऐसे, ठीक है ना, ये बना लेता है। और फॉस्जीन गैस जिसकी प्रकृति क्या है? विषैली प्रकृति की ये होती है, ये लीजिए, टॉक्सिक इन नेचर, विषैली प्रकृति। तो इसलिए इसको प्रकाश में नहीं रखा जाता, स्टोर्ड कंडीशन में, मतलब इसका संग्रहण करते हैं तो इसको अंधेरे में रखा जाता है और रंगीन बोतल में रखा जाता है। तो वहीं से देखो प्रश्न बनता है कि क्लोरोफॉर्म को, मैं यहाँ लिख देता हूँ कि क्लोरोफॉर्म को रंगीन बोतल में क्यों रखा जाता है। प्रश्न ये बनता है कि क्लोरोफॉर्म को रंगीन बोतल में क्यों रखा जाता है, क्यों रखा जाता है? तो रीज़न क्या है कि यह प्रकाश के संपर्क में आने पर धीरे धीरे ऑक्सीकृत होकर के फॉस्जीन गैस का निर्माण कर लेता है। इसलिए इससे बचने के लिए क्लोरोफॉर्म को रंगीन बोतल में और साथ के साथ अंधेरे में भी रखा जाता है, क्योंकि अंधेरे में फिर क्या होता है कि प्रकाश नहीं मिल पाता, रंगीन बोतल में और अंधेरे में रखा जाता है। और इसमें बोतल को पूर्ण रूप से स्टोर्ड कंडीशन में बोतल को पूर्ण रूप से भरकर रखा जाता है, भरकर रखा जाता है, ये लीजिए, ठीक है ना। तो ये आंसर क्या होगा कि प्रश्न यदि पूछा जाए आपसे पूछा जाए कि क्लोरोफॉर्म को रंगीन बोतल में क्यों रखा जाता है, तो उसका आंसर आएगा कि यह प्रकाश के संपर्क में आने पर धीरे धीरे ऑक्सीकृत होकर फॉस्जीन गैस बना लेता है। तो फॉस्जीन गैस बनाएगा, इससे फॉस्जीन गैस के निर्माण को रोकने के लिए इसको अपन किस में रखते हैं? अंधेरे में रखते हैं। बोतल को पूर्ण रूप से भर करके रखा जाता है, ये स्टोर्ड कंडीशन की बात है। फिर देखो इसमें क्या करते हैं, क्योंकि पूर्ण रूप से बोतल तो भरी हुई रहेगी नहीं, तो उसके लिए फिर क्या करते हैं, इसमें एथेनॉल मिलाया जाता है 1%, क्योंकि प्रयोगशाला में यदि अपन काम में लेंगे तो वहाँ पर फिर ये बोतल तो खाली होगी ही होगी, तो इसमें अपन 1% एथेनॉल मिलाते हैं। अब वो एथेनॉल क्या करता है, देखो उसके बारे में अपन पढ़ते हैं। अपने 12th में या NCERT का जो सिलेबस है वो यहीं तक है। अब इसके आगे का जो मैं 3 टॉपिक लिखवाऊंगा वो कॉम्पिटिटिव अप्रोच के हैं, ठीक है ना। तो देखिए एक बार देखिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, फिर अपन आगे पढ़ते हैं। इसका चौथा बिंदु जो है वो आई थिंक आपने ले लिया होगा। अब देखिए, तो देखिए जो इसका 4th पॉइंट है वो है प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में। वैसे तो बहुत सारी रिएक्शंस हैं, लेकिन इसमें एक अपन इम्पोर्टेंट रिएक्शन है जिसको अपन पढ़ेंगे, वो है अपने आइसोसाइनाइड टेस्ट। या इसको अपन बोलते हैं कार्बिलैमीन अभिक्रिया। ये लीजिए, ठीक है ना। और ये जो अभिक्रिया है वो 1 डिग्री एमीन दर्शाते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी हो जाती है ये वाली अभिक्रिया 1 डिग्री एमीन के लिए। तो देखो किस प्रकार से इस अभिक्रिया में क्या होता है और क्लोरोफॉर्म का किस प्रकार से उपयोग है कि इसमें अपन 1 डिग्री एमीन लेते हैं, इसकी अपन अभिक्रिया करवाते हैं क्लोरोफॉर्म से CHCl3। तो ये क्या करता है, 1 डिग्री एमीन ये अभिक्रिया दर्शाएगा और इससे कंपाउंड बनेगा आइसोसाइनाइड। विषैली मतलब दुर्गंध आती है इसमें से जब प्रयोगशाला में ये बनता है, और दमघोटू गैस होती है ये आइसोसाइनाइड की, और साथ में अपने बन जाता है HCl। तो ये लीजिए, ये प्राथमिक एमीन का टेस्ट भी होता है और इसमें अभिकर्मक के रूप में क्लोरोफॉर्म का उपयोग किया जाता है, ठीक है ना। अब देखिए अपने आइसोसाइनाइड, ये है आइसोसाइनाइड।
ठीक है ना, दम घोटू गैस होती है ये, और एक्चुअल में मरे हुए चूहे जैसी इसमें गंध आती है, ठीक है ना। अब बात करते हैं अपन फिफ्थ जो है इसका, वो है क्लोरीटॉन का निर्माण। तो देखिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसको, या लिख लीजिए, लिख लिया होगा आई थिंक। देखिए जो कि क्लोरोफॉर्म से किया जाता है। अब देखिए क्लोरीटॉन होता क्या है, ये पहले अपने को पता होना चाहिए। ये एक निद्राकारक पदार्थ होता है भैया, निद्राकारक पदार्थ, ठीक है ना। इसलिए इसे निद्राकारी दवाइयाँ जो होती है उसमें भी इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है ना। अब देखो किस प्रकार से होती है क्लोरीटॉन का निर्माण, वो अपने को पढ़ना है। तो एसीटोन का नाम आपने सुना होगा, इस प्रकार से स्ट्रक्चर होती है, ये लीजिए। इसकी अपन क्लोरोफॉर्म के साथ अभिक्रिया करवाते हैं। तो क्लोरोफॉर्म को अपन इस तरीके से भी लिख सकते हैं, देखो HCCl3 समझने के लिए। तो यहाँ पर पार्शियली पॉजिटिव और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज। तो नाभिक स्नेही जो होगा वो कहाँ अटैक करेगा, धनावेशित भाग पर। बंद के इलेक्ट्रॉन इस तरफ मूव करेंगे, दोनों में धनावेशित ये है। तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया होगी और इस प्रकार से कंपाउंड बन जाएगा CH3 CH3 CCl3, और यहाँ पर O पर नेगेटिव आएगा और यहाँ पर कौन जुड़ जाएगा, H, तो ये बन जाएगा OH। इसी को अपन कहते हैं क्लोरीटॉन, ये लीजिए, जिसका उपयोग किस में करते हैं, निद्राकारी पदार्थ के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। मतलब जो नींद लेने की दवाइयाँ होती है उनमें इसका उपयोग करते हैं, ठीक है ना। उतार लीजिए। फिर अपन लास्ट जो छठा टॉपिक है वो अपन पढ़ेंगे, इसमें क्लोरोपिक्रीन का निर्माण। उतार लिया होगा देखो आपने। छठा टॉपिक है क्लोरोपिक्रीन। क्लोरोपिक्रीन का निर्माण। देखिए अब ये क्लोरोपिक्रीन क्या होती है, क्लोरोपिक्रीन जो है वो अश्रु गैस के रूप में प्रयुक्त की जाती है। ये लीजिए, क्लोरोपिक्रीन अश्रु गैस के रूप में प्रयुक्त की जाती है। थोड़ा सा मैं बता दूं कि यहाँ पर अश्रु गैस के रूप में एक तो है क्लोरोपिक्रीन जो अपन यहाँ पढ़ेंगे, एक आता है ब्रोमो एसीटोन। ब्रोमो एसीटोन, ये दोनों क्या है, अश्रु गैस के रूप में प्रयुक्त की जाती है। एक तो क्लोरोपिक्रीन और दूसरा है ब्रोमो एसीटोन। अब यहाँ पर अपन क्या पढ़ेंगे, क्लोरोपिक्रीन। अभी क्लोरोपिक्रीन का निर्माण देखो कैसे होता है। तो देखिए क्लोरोपिक्रीन का अपन पढ़ रहे थे, तो इसमें अपन क्या लेते हैं, क्लोरोफॉर्म तो है ही अपने CCl Cl Cl और ये H। क्लोरोफॉर्म को इस प्रकार से लिख सकते हैं अपन। इसकी अपन अभिक्रिया करवाते हैं नाइट्रिक एसिड के साथ। समझने के लिए नाइट्रिक एसिड को अपन इस प्रकार से लिख सकते हैं, ये लीजिए। तो यहाँ पर देखो क्या होगा, इसका तो H और ये OH इस प्रकार से ये बाहर निकल जाएगा, ठीक है ना। ये लीजिए, गर्म करेंगे तब। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, CCl3 CnO2, या इसको ऐसे भी अपन लिख दें Cl Cl और Cl, और इसी को अपन कहते हैं क्लोरोपिक्रीन। क्या कहते हैं इसे, क्लोरोपिक्रीन, जिसका उपयोग अश्रु गैस में किया जाता है। तो ये अपने 6 टॉपिक हो गए क्लोरोफॉर्म से संबंधित थे। जो एक थोड़ा सा देखो उसमें एक फॉजीन का मैंने बताया था, तो फॉजीन में ये बात लिखवाना मैं भूल गया वहाँ पे, कि फॉजीन जो है वो अपने यकृत, लीवर और किडनी दोनों को नुकसान पहुँचाता है फॉजीन, ठीक है ना। और उसमें एक टॉपिक लिखवाया था कि 1% अपन उसमें एथेनॉल मिलाते हैं, तो वो एथेनॉल की क्या रिएक्शन है, क्योंकि वहाँ तक तो अपने सिलेबस में तो इतना ही था। फिर 1% एथेनॉल जो है वो कॉम्पिटिटिव आ गया इसकी बात, तो अपन यहाँ पर पढ़ लेते हैं। देखिए किस प्रकार से है, क्योंकि 6 टॉपिक अपने पूरे कंप्लीट हो गए। ये उतार लिया होगा आपने, नहीं उतारा तो एक बार उसको उतार लीजिए। फिर अपन फॉजीन का ही थोड़ा सा टॉपिक है कि उसमें जो फॉजीन नहीं बने इसलिए क्लोरोफॉर्म में अपन 1% एथेनॉल मिलाते हैं। तो देखो किस प्रकार से लिख लिया होगा आपने।
तो देखिए ये नोट लगा लेना अलग से, चाहे आप लिख लेना। देखिए कि फॉजिन, या ऐसे लिखिए, क्लोरोफॉर्म से फॉजिन गैस के निर्माण को रोकने के लिए क्लोरोफॉर्म में 1% एथेनॉल मिलाया जाता है। 1% एथेनॉल मिलाया जाता है। अब ये एथेनॉल करता क्या है, देखिए क्लोरोफॉर्म की स्ट्रक्चर अपने इस प्रकार से होती है, CO, क्योंकि मान लीजिए फॉजिन बन भी जाए ऑक्सीकरण की क्रिया के द्वारा, तो फिर उस बनी हुई फॉजिन को विषहीन कैसे किया जाए, तो उसमें अपन क्या मिलाते हैं, एथेनॉल मिलाते हैं। तो यहाँ पर देखो HOC2H5, इसी प्रकार HOC2H5, ये जो हैं ये इसमें अभिक्रिया करेंगे और यहाँ से HCl निकल जाएगा बाहर। तो कंपाउंड क्या बन जाएगा, कंपाउंड इस प्रकार से बनेगा C डबल बॉन्ड O, C2H5, इसको अपन बोलेंगे डाई एथिल कार्बोनेट, ये लीजिए। और ये अपने क्या हो गया, फॉजिन, जो कि क्या होता है, विसैला। और ये अपने बना डाई एथिल कार्बोनेट, वो क्या है, विषहीन। क्या मिलाया गया उसमें, एथेनॉल। ठीक है ना। तो फॉजिन के निर्माण को रोकने के लिए उसमें क्लोरोफॉर्म में 1% एथेनॉल मिलाया जाता है कि अगर मान लीजिए ऑक्सीकरण की क्रिया के फलस्वरूप फॉजिन बन भी गया तो फिर उसको विषहीन कैसे किया जाए, तो उसके लिए 1% एथेनॉल मिलाया जाता है। ठीक है ना। ये अपने हो गया क्लोरोफॉर्म कंप्लीट। अब नेक्स्ट जो इसमें अपन पढ़ेंगे वो है अपने आइडोफॉर्म, CH3, उसका छोटा सा विवरण दे रखा है, वो भी अपन पढ़ लेते हैं। तो देखिए नेक्स्ट है अपने आइडोफॉर्म, ये उतार लिया होगा आपने। देखिए आइडोफॉर्म की अपन बात करते हैं। तो आइडोफॉर्म में क्या है, कोई विशेष वैसे तो है नहीं, लेकिन इसका उपयोग एंटीसेप्टिक के रूप में, प्रतिरोधी के रूप में किया जाता था। अब वर्तमान में इसका उपयोग एंटीसेप्टिक के रूप में नहीं कर रहे, क्योंकि एक्चुअल में पहले ही मानते थे कि CH3 आइडोफॉर्म जो होता है वो एंटीसेप्टिक गुण होता है इसमें, क्योंकि एक्चुअल में इसमें जो मुक्त आयोडीन होती है उसमें एंटीसेप्टिक गुण होता है। फिर दूसरी बात, इसमें क्या आती है, दुर्गंध आती है, इसलिए इसका उपयोग एंटीसेप्टिक के रूप में नहीं किया जाता। और यदि इसकी भौतिक अवस्था की बात करें तो ये पीला क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ होता है, पीला क्रिस्टलीय ठोस, ये इसकी भौतिक अवस्था होती है किसकी, आइडोफॉर्म की। ठीक है ना। चलो देखो ये अपने आइडोफॉर्म भी हो गया है पूरा कंप्लीट। अब अपन पढ़ते हैं CCl4 या कार्बन टेट्रा क्लोराइड। फोर्थ टॉपिक है अपने अब CCl4 या कार्बन टेट्रा क्लोराइड, CCl4, जिसका नाम है कार्बन टेट्रा क्लोराइड। इसका एक देखिए नाम हो रहा है, इसको पायरीन भी कहते हैं अपन, ये लीजिए। ठीक है ना। अब पायरीन क्यों कहते हैं, क्योंकि यह पहला कार्बनिक यौगिक है जो अज्वलनशील होता है। ठीक है ना। और इसीलिए इसका उपयोग अग्निशामक के रूप में किया जाता था, अग्निशामक के रूप में किया जाता था। ये लीजिए, एक्सटिंग्विशर के रूप में इसका उपयोग करते हैं। तो ये अपने हो गया पायरीन का। अब देखिए इसके अलावा इसमें जो इम्पोर्टेंट बात थी वो तो मैंने आपको लिखवा दी है, इसको ढंग से याद रख लेना कि इसका पायरीन भी नाम होता है क्योंकि ये अग्निशामक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है इसलिए। फिर दूसरा जो है इसका अपन उपयोग मान लें, या इसको ड्राई क्लीन में भी, ड्राई क्लीनिंग प्रक्रिया में भी उपयोग किया जाता है। किसका,
CCl4 का। फिर सेकंड है, थर्ड जो पॉइंट है, हानिकारक होता है ये भी, सीधे संपर्क में आने पर क्या करता है, अपने त्वचा संबंधित रोग उत्पन्न कर देता है। तो देखिए क्या है ये है वायु में मुक्त होने पर ओजोन परत को नुकसान पहुंचाता है या उसको परत को पतला कर देता है। ये लीजिए, तो ये अपने जो इम्पोर्टेंट बातें थी CCl4 से संबंधित वो हो गई है। पहला था पायरीन के रूप में, क्योंकि पहला कार्बनिक युक्त था, इसका उपयोग आग बुझाने मतलब अग्निशामक के रूप में प्रयुक्त किया जाता था, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया, पायरीन। दूसरा है ड्राइक्लीनिंग प्रक्रिया में इसका उपयोग करते हैं। और तीसरा है कि ये वायु में मुक्त होता है तो ये फ्री रेडिकल रिएक्शंस के द्वारा ओजोन परत को नुकसान पहुंचाता है या उसकी जो परत है उसको पतला कर देता है, और जिससे जो पराबैंगनी किरणें हैं वो सीधे पृथ्वी पे गिरती है और त्वचा संबंधित रोग जैसे त्वचा कैंसर वगैरह आदि हो जाते हैं। तो ये तो अपने हो गया CCl4। अब नेक्स्ट टॉपिक है अपने CCl4 के 4 टॉपिक अपने कंप्लीट हो गए थे, और अब जो अपने टॉपिक है वो है DDT का। और इसका देखो DDT का पूरा नाम होता है पैराडैश डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोएथेन, और ये प्रथम क्लोरीनेटेड कार्बनिक पीड़कनाशी है, जिसका मतलब प्रथम क्लोरीनेटेड कार्बनिक पेस्टिसाइड है कौन, DDT। तो यहीं से प्रश्न बनता है कि फर्स्ट क्लोरीनेटेड ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड कौन सा है, वो है अपने DDT। और इसकी खोज जो थी वो पॉल मुलर ने की थी, और बेसिकली ये जो उपयोग में लाया गया वो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में इसका ज़्यादा उपयोग हुआ, और वो मुख्यतः मलेरिया फैलाने वाले जो मच्छर हैं उनमें और टाइफस वाहक जुओं के लिए क्या था, प्रभावकारी था। अब इसका निर्माण देखो किस प्रकार से होता है, तो इसका निर्माण क्लोरेल से है। क्लोरेल जो कि अपने एल्डिहाइड की रासायनिक अभिक्रियाओं में भी काम में आएगा, जिसमें एक बहुत इम्पोर्टेंट अभिक्रिया है जिसको अपन कहते हैं कैनिज़ारो अभिक्रिया, वहाँ पर भी ये काम में आएगा। तो देखिए इसको अपन कहते हैं क्लोरेल, मतलब एसिटाल्डिहाइड के तीनों अल्फा कार्बन के तीनों हाइड्रोजन को रिप्लेस करके क्लोरीन लगा दें तो उस स्ट्रक्चर को अपन बोलते हैं क्लोरेल। ये लीजिए, और जब इस क्लोरेल की अपन क्लोरोबेंजीन के साथ अभिक्रिया करवाते हैं, ये लीजिए, तो ये इस प्रकार से यहाँ से H2O बाहर और ये वाला कंपाउंड बन जाता है -H2O। एसिडिक मीडियम में कंडीशन होती है H2SO4 की प्रेजेंस में। तो यहाँ पर देखिए इस प्रकार से स्ट्रक्चर बन जाती है CCl Cl Cl CH और Cl, ये Cl। इसी को अपन कहते हैं पैराडैश डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो, और 2 कार्बन है इसलिए एथेन। ये अपने हो गया DDT। मैं दोबारा से एक बार रिपीट करवा रहा हूँ कि DDT क्या है। फर्स्ट क्लोरीनेटेड ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड, खोज किसने की, पॉल मुलर ने की थी। पेस्टिसाइड है जो कि कीटों वगैरह को मारने के लिए प्रयुक्त किया जाता है, और बेसिकली यूज़ कहाँ किया गया, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में मलेरिया फैलाने वाले मच्छर और टाइफस वाहक जुओं के लिए प्रभावकारी था। निर्माण इस प्रकार से क्लोरेल से करते हैं, और किसकी अभिक्रिया करवाते हैं, क्लोरोबेंजीन के साथ में। ये लीजिए, और ये स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर ढंग से याद रखना, क्योंकि कभी कभार बोर्ड एग्जाम में अपने डायरेक्टली स्ट्रक्चर ही पूछ लेते हैं। तो ये अपने आप में क्या है, इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर हो गई इसकी DDT की। अब देखो इसकी कुछ कमियां हैं, और कमियां इतनी हैं कि कुछ देशों ने तो इनका उपयोग पर भी क्या लगा दिया, प्रतिबंध लगा दिया। उसका रीज़न देखो क्या है कि ये तो थे इसके एडवांटेज। अब कमी देखो क्या थी कि ये सबसे पहला तो ये है कि ये अत्यधिक स्थायी होता है, हाईली स्टेबल है ये, और फैट सोल्यूबल होता है, मतलब वसा में घुल जाता है। तो लंबे समय तक यदि अपन उपयोग करते हैं इसका तो ये मतलब वसा तंत्र में भी आ जाता है। तीसरा है कि जो कीट वगैरह जिनके लिए प्रयुक्त किया गया था, उन कीटों ने ही क्या किया, इस DDT के प्रति प्रतिरोधक क्षमता विकसित कर ली। जैसे कि अभी अपन कोरोना में पढ़ रहे हैं,
हर्ड इम्यूनिटी शब्द, कि जितना ज़्यादा अपन इसमें संक्रमित होंगे तो उनके शरीर, व्यक्तियों के शरीर में क्या होगी, इम्यून सिस्टम ऐसा डेवलप हो जाएगा, उस रोग से लड़ने की क्षमता आ जाएगी। तो वैसे ही कीटों पर बार बार उपयोग करने से कीटों में क्या होगी, इसके प्रति रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित हो गई, मतलब इतने प्रभावी नहीं होता कौन, DDT। इसलिए कुछ देशों में तो इसके उपयोग पर भी क्या कर दिया गया, प्रतिबंध लगा दिया गया। तो इसकी कमियां क्या थी, हाईली स्टेबल था, फैट सॉल्यूबल था, ठीक है ना, और कीटों ने क्या कर दिया, रोग प्रतिरोधक क्षमता अपने विकसित कर ली, तो ये कम प्रभावकारी हो गया। इस कारण से DDT का उपयोग क्या हो गया, बंद हो गया, ठीक है ना। अब नेक्स्ट जो छठा है अपने, वो है फ्रेयॉन। इसको एक बार उतार लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। तो देखिए DDT अपना पूरा हो गया था। अब अपने लास्ट और छठा टॉपिक है फ्रेयॉन का। तो एल्केन के क्लोरोफ्लोरो व्युत्पन्न फ्रेयॉन कहलाते हैं। एल्केन में बेसिकली अपन बात करेंगे यहाँ मीथेन और एथेन की, तो इसके क्लोरो और फ्लोरो व्युत्पन्न क्या कहलाते हैं, फ्रेयॉन कहलाते हैं। और इन्हें क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी कहा जाता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन या CFC भी कहते हैं। ये फर्स्ट वर्ड है, CFC भी कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है अपने फ्रेयॉन 12, जिसका फॉर्मूला होता है CF2Cl2, और इसका निर्माण जो है वो स्वार्ट अभिक्रिया के द्वारा करते हैं। अपना इतना NCERT में इतना डिटेल नहीं दे रखा है, लेकिन इसका निर्माण स्वार्ट अभिक्रिया के द्वारा होता है, और ये बेसिकली इंडस्ट्री वगैरह में यूज़ किया जाता है। मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रेयॉन जो है वो फ्रेयॉन 12 है। फिर बात करते हैं अपन इनके गुणों की, तो ये अत्यधिक स्थायी हैं। देखो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इनके गुणों से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, इनमें से फ्रेयॉन का गुण है या नहीं, क्योंकि अपन ये मानते हैं फ्रेयॉन ओजोन परत को नुकसान पहुंचाती है, इसका मतलब विषैला होगा। लेकिन ये प्रकृति में कैसी होती है, एविसैली होती है या नॉन टॉक्सिक होती है। तो फ्रेयॉन की बात करें, गुण सबसे पहला है कि ये हाईली स्टेबल है। दूसरे गुण की बात करें तो ये नॉन टॉक्सिक होती है, एविसैली नेचर की होती है। ये ध्यान रखना, क्योंकि मोस्टली को अपने को ये पता रहता है भाई फ्रेयॉन पर्यावरण प्रदूषण करेगा तो उसका मतलब विषैला ही होगा। फिर बात करते हैं अपन असंक्षारक, मतलब धातुओं से या वायुमंडलीय जो नमी वगैरह है उनसे इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तो ये असंक्षारक या नॉन कोरोसिव होते हैं। ये लीजिए। और बात करें अपन तो ये आसानी से द्रवित होने वाली गैसेज हैं, कौन, फ्रेयॉन। ये अपने हो गई गुणों की बात, गुण ढंग से याद रख लेना, कंपटीशन के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं उपयोग के रूप में, तो इसको अक्रिय विलायक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। प्रशीतक के रूप में, वो तो अपन ने बहुत मतलब 9th या 10th क्लास से ही दे रखा है कि इसको प्रशीतक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। जो AC है, रेफ्रिजरेटर वगैरह है, उनमें इनका उपयोग करते हैं। इसी प्रकार एरोसोल प्रणोदक के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। अब बात करते हैं अपन कमी, जो इसकी सबसे हार्मफुल इफेक्ट है फ्रेयॉन का, वो ये है कि यह शोभ मंडल में फ्री रेडिकल रिएक्शन के द्वारा, कौन सी रिएक्शंस के द्वारा, फ्री रेडिकल रिएक्शंस प्रारंभ करके ओजोन लेयर को विरल मतलब पतला या कमज़ोर कर देती है। तो ये इसका सबसे ज़्यादा हार्मफुल इफेक्ट है किसका, फ्रेयॉन का, कि फ्रेयॉन ओजोन परत को बेसिकली नुकसान पहुंचाती है। तो ये ढंग से याद रखना, और वो भी कौन सी क्रिया के द्वारा, फ्री रेडिकल रिएक्शन के द्वारा। इससे सबसे ज़्यादा मतलब फ्री रेडिकल रिएक्शन होती है और उससे ओजोन परत को क्या कर देती है, तोड़ देती है। बेसिकली जो है ये फ्रेयॉन जो है ये क्लास 10th में इसका बढ़िया दे रखा है, और 11th क्लास में भी थोड़ा सा साइंस में अपने दे रखा है, जो अब मैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में फ्रेयॉन का अलग से डालूंगा, जिसमें नामकरण वगैरह होगा। नेक्स्ट मतलब जब 10th क्लास के वीडियो में ये पूरा चैप्टर है, तो उसमें अगर किसी को और भी एक्स्ट्रा इसका पढ़ना है तो फ्रेयॉन के बनाने की विधि, नामकरण और गुण वगैरह यहाँ हो ही गए हैं, तो वो कंप्लीट उसमें आपको मिल जाएगा। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ये अपना लेसन हेलो एल्केन हेलो एरीन पार्ट 19 मतलब टोटल कंप्लीट हो गया अपने 19 वीडियो में। अब नेक्स्ट लेसन अपन पढ़ेंगे एल्कोहल फिनॉल ईथर, ठीक है ना। तो इसी प्रकार साथ बने रहिए और नोट्स साथ के साथ उतारते रहिए, और फिर भी यदि कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, इसका मैं फिर आगे सॉल्यूशन करूँगा। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद।